नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट यानी अंडेदानी की रसोली या गांठ के बारे में। तो अंडेदानी की रसोली या ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? ओवरी की किसी फंक्शनल यूनिट के अंदर अगर फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो गांठ का रूप धारण कर लेता है, जिसको ओवेरियन सिस्ट या अंडेदानी की रसोली बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होती है? जो फॉलिकल जो डेवलप हो रहा होता है ओवरी के अंदर, जिसमें से एग रिलीज होता है। अगर किसी कारण से वो एग रिलीज ना हो तो उस फॉलिकल का साइज बढ़ता चला जाता है, जिसको फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं। और ये सबसे कॉमन टाइप है। ये हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो दूसरी कार्पस ल्यूटेल सिस्ट। कार्पस ल्यूटेल सिस्ट कहते हैं जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होता है, जब उसमें से एग रिलीज हो जाता है तो जो बचा हुआ पार्ट फॉलिकल का है उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। किसी कारण से जब कार्पस ल्यूटियम के अंदर ब्लड की कलेक्शन हो जाती है और जो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रभाव से वो कार्पस ल्यूटियम बढ़ता चला जाता है, तो उसको कार्पस ल्यूटेल सिस्ट बोलते हैं। तीसरी पॉलीसिस्टिक ओवरी। जब वो फॉलिकल अगर उसका साइज बड़ा ही नहीं होता, छोटा साइज रह जाता है और मल्टीपल फॉलिकल ओवरी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रिक सिस्ट होती है जब यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। किसी कारण से जब ओवरी के अंदर चली जाती है और उस ओवरी के अंदर जाके ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं। पांचवी हेमरेजिक सिस्ट। जब किसी सिस्ट के अंदर अगर ब्लड की कलेक्शन हो जाए, ब्लड इकट्ठा हो जाए, तो उसको हेमरेजिक सिस्ट बोलते हैं। छठी डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट होती है, ये जर्म सेल से बनती है, जो ये जनरली बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जो ओवरी के अंदर जो अगर जो स्किन के या हेयर्स कोई ऐसा सेल रह जाए और उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो इसको डर्मोइड सिस्ट बोलते हैं। सिस्टोएडेनोमास, ये सबसे बड़ी सिस्ट होती है ओवरी की, मतलब बहुत बड़ी सिस्ट में आती हैं और ये इसमें फ्लूइड की कलेक्शन रहती है। अब हम बात करेंगे इनके कारणों के बारे में। इनके कारण क्या हैं? तो इनका सबसे पहला कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो, हार्मोन्स ठीक से काम ना कर रहे हो, तो ओवेरियन सिस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन। अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज करना। तीसरा कारण है कि रजस्वलाचर्या का पालन ना करना। अगर कोई रजस्वलाचर्या का पालन अच्छे तरीके से नहीं करता है, तो उसको इंसिस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा, सीवियर इन्फेक्शन ऑफ पेल्विस। अगर पेल्विस में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे भी सिस्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आहार और विहार ठीक ना होना। आहार मतलब जो खा रहे हैं वो ठीक ना, और विहार जो कर रहे हैं वो भी ठीक ना होना। तो ये थे सभी इसके कारणों के बारे में। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, इनमें कोई सिम्टम नहीं मिलता है। बहुत सारे केसेस में ओवेरियन सिस्ट के कोई सिम्टम नहीं मिलता। तो अ, अगर कोई सिम्टम मिलते हुए, तो सबसे पहले क्या होता है कि जिस साइड पे ओवेरियन सिस्ट होगी उस साइड पे हैवीनेस फील होगी। वहां पे ऐसे लगेगा कोई लंप है, कोई मास है, हैवीनेस फील होगी। उस साइड पे पेन रह सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो पीरियड्स है उनमें डिस्टर्बेंस मिल सकती है। पीरियड्स में डिस्टर्बेंस मिलेगी, या तो पीरियड्स ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा या पीरियड्स कम रहेंगे, होंगे ही नहीं, डिलेड पीरियड्स रहेंगे, स्कैंटी पीरियड्स रहेंगे, या पीरियड्स के बीच में भी स्पॉटिंग रहेगी, पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग मिलेगी। तो ये थे सभी इसके सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें रजस्वलाचर्या का पालन करना चाहिए। रजस्वलाचर्या में मतलब जो जिस टाइम पे पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है, वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, और उस टाइम पे अगर हो सके तो रेस्ट करना है। और दूसरा प्राणायाम करना है। प्राणायाम में मतलब अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम से इन सिस्ट के होने की संभावना होगी ही नहीं, ये सिस्ट बनेंगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी घरेलू उपचार नहीं करना है। अगर किसी को ओवेरियन सिस्ट है तो उसे किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेनी है और उसी गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप हमसे भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ओवेरियन सिस्ट के, जिनकी सिस्ट बिल्कुल खत्म भी हुई हैं, और बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है और जिनकी सिस्ट का साइज पहले से बहुत कम हो गया है। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर संपर्क करें। तो और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं कि डॉक्टर साहब क्या इस चीज़ से इनफर्टिलिटी कॉज होगी। तो मैं कहूँगा कि इससे इनफर्टिलिटी होती है कॉज, मतलब इससे इनफर्टिलिटी की संभावना बनती है, परंतु ऐसा नहीं है कि 100% अगर सिस्ट होगी तो इनफर्टिलिटी होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये सिस्ट कैंसर में बदल सकती है। तो जनरली 99% जो ओवेरियन सिस्ट हैं वो कैंसर में नहीं बदलती। इसके लिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु इसका समय पर ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेद जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।